हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूपीएससी या स्टेट पीएससी की जर्नी में हमारा ऑप्शनल जो है वो एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और हम लोग बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक ऑप्शन हम लोग चूज़ करें या ना करें। एंथ्रोपोलॉजी एज वी ऑल नो एक बहुत ही अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बट एट द सेम टाइम हम लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या इस ऑप्शन को हम लोग चूज़ करें या ना करें। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग आपको एंथ्रोपोलॉजी का एक ओवरव्यू देंगे ताकि आप ये डिसाइड कर पाएँ वेदर आप ये एंथ्रोपोलॉजी एज ऑप्शनल चूज़ करें या ना करें। तो सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। एंथ्रोपोलॉजी क्या करती है? एंथ्रोपोलॉजी को एक साइंस बोला गया है विच स्टडीज़ मैन एंड इट्स कल्चर। और जब हम स्टडी की बात करते हैं तो इसमें स्टडी हमें क्या क्या करना है, किस तरीके से ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ है, किन दो चीज़ों का, मैन और उसका कल्चर की बात। ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम चैप्टर में देखते हैं 1.1 में आपको यही मिलेगा, मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। देन हम रिलेशनशिप देखते हैं अदर डिसिप्लिन्स का विद एंथ्रोपोलॉजी, लाइक सोशल साइंस, बिहेवियर साइंस, लाइफ साइंस, मेडिकल साइंस, अर्थ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इन सब का क्या रिलेशन है एंथ्रोपोलॉजी का, या किस तरीके से एंथ्रोपोलॉजी इन सब से रिलेटेड है। देन हम 4 मेजर ब्रांचेस जो हैं एंथ्रोपोलॉजी की उनको स्टडी करते हैं कि उनका क्या स्कोप या रेलेवेंस है, लाइक सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। सोशल कल्चर में हम लोग सोशल और कल्चरल एस्पेक्ट देखते हैं मैन और उसके कल्चर का। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं किस तरीके से ह्यूमन का बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ है। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं हमारे जो पुराने हमारे पास फॉसल फ्यूल्स मिलते हैं, या हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जब वो रिसर्च करके फॉसिल फाउंड करते हैं तो उसमें भी हम दोनों एस्पेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन प्लस ह्यूमन के कल्चर का एवोल्यूशन हुआ है। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम लैंग्वेज का एवोल्यूशन और ओरिजिन देखते हैं, किस तरीके से इनका ओरिजिन और एवोल्यूशन हुआ है। देन कम्स टू 1.4 में ह्यूमन एवोल्यूशन एंड एमर्जेंस ऑफ मैन। इसमें दोनों फैक्ट, जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंथ्रोपोलॉजी आपको दोनों एस्पेक्ट्स को पूरे थ्रू आउट एंथ्रोपोलॉजी कोई भी टर्म या कुछ भी आती है, कोई भी स्पेसिफिक कंसेप्ट आता है तो आपको दो चीज़ें, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही बताया, आपको ह्यूमन का बायोलॉजिकल प्लस कल्चर दोनों फैक्टर्स को हमें साथ में लेके चलना है। वही सेम चीज़ हमारा 1.4 में भी है कि बायोलॉजिकल और कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन। बायोलॉजिकल में हम देखेंगे किस तरीके से जेनेटिक्स जो है उसने क्या क्या रोल प्ले किया है, किस तरीके से वहाँ से डेवलपमेंट हुई है। और कल्चरल फैक्टर्स में हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट ने भी किस तरीके से, अगर हम देखते हैं कि ठंडे एरियाज़ में किस तरीके का कल्चर है, गर्म एरियाज़ में किस तरीके के कल्चर है, अगर कहीं रेनफॉल ज़्यादा है तो वहाँ पर किस तरीके का कल्चर है, वो सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। देन थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। हम सब ने डार्विन के बारे में ज़रूर पढ़ा है कि डार्विन ने थ्योरी दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन है वो कहाँ से हुआ है, वो एप से हुआ है। तो वो सब चीज़ें हम लोग वो सब थ्योरीज जो है हम लोग इसमें स्टडी करेंगे कि डार्विन से पहले क्या क्या थ्योरीज आई, डार्विन ने क्या रोल प्ले किया, और पोस्ट डार्विन के बाद क्या क्या थ्योरीज में चेंज आया। देन 1.5 पे चलते हैं। 1.5 और 1.6 ये टोटल हमारा स्टडी करता है ओरिजिन ऑफ ह्यूमन, कि एप से हमारा किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। इसमें हम बहुत सी चीज़ें, बहुत से एस्पेक्ट्स जो है ह्यूमन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन को लेकर स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन और एप्स का ह्यूमन का एवोल्यूशन एप से हुआ है, या किस तरीके से ह्यूमन एप से अलग हैं, क्या स्केलेटल चेंजेस हुए। हम देखते हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से जो पहले हमारे प्राइमेट थे वो क्वाड्रूपैडल थे, यानी कि वो 4 हाथों और पैरों दोनों से चलते थे। किस तरीके से बाईपैडलिज्म हुआ। बाईपैडलिज्म मतलब हमने सिर्फ पाँव पे चलना शुरू कर दिया, और जिसकी वजह से हमारा इरेक्ट पोस्चर हुआ। इरेक्ट पोस्चर की वजह से क्या हमें बेनिफिट्स हुए, क्या हमें प्रॉब्लम्स हुई। जैसे अभी हम देखते हैं डिस्क प्रॉब्लम बहुत से आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। किस तरीके से इरेक्ट पोस्चर की क्या इम्प्लीकेशंस है और क्या उसके बेनिफिट्स हमारे पास हुए। देन डिफरेंट हमने प्राइमेट्स को डिस्कस करेंगे 1.5 और 1.6 में। देन हम 1.7 की बात करते हैं। इसमें बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये चैप्टर मोर और लेस हमारा बायोलॉजिकल कंसेप्ट पे है कि किस तरीके से हमारे सेल के अंदर हमारा डीएनए है, डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरीके से होती है, और डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे काम करता है,
किस तरीके से हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी हमारे जीन्स के अंदर स्टोर है और वो किस तरीके से इनहेरिट होती है। म्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे हम क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, किस क्रोमोसोम के सेट की वजह से क्या फीमेल होता है, या किस क्रोमोसोम सेट से हमारा मेल बर्थ होता है। देन सेल डिवीजन को पढ़ेंगे। 1.8 प्रिंसिपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी। अब हमने पढ़ा होगा कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री हम उस टाइम को कंसीडर करते हैं जिस टाइम पे हमारे पास कोई भी स्क्रिप्ट या रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी है वो उसमें स्टडी करना है कि किस मतलब उसमें हम लोग देखते हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड। अब डेटिंग मेथड क्या करता है, हमें कोई भी हमारे पास अगर हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है तो उसकी हमें एज पता करना है। तो अगर हम किसी किसी ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंस के थ्रू उस एज को पता करेंगे तो देन दैट इज़ नोन एज रिलेटिव डेटिंग मेथड। एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड में हम किसी के रेफरेंस पे नहीं, हम एब्सोल्यूट डेट यानी कि 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, इन टर्म्स में अगर हम करते हैं तो हमारे पास एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड है, जिसमें हम फर्दर आगे और मेथड्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे कार्बन डेटिंग आ गया, फ्लोरीन डेटिंग आ गया, डेंड्राइट्रिक्स आ गया। कि जैसे आप देखते हो कि ट्री के अंदर अगर हम ट्री को काटते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट सर्कल्स बने होते हैं। वो सर्कल्स क्या करते हैं, वो हमें बताते हैं कि उस समय क्या क्लाइमेट रहा होगा, क्या उस समय की एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी। तो इस तरीके से हम लोग वो चीज़ स्टडी करते हैं। देन स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं कि हम लोग अर्थ को डिग करना शुरू करते हैं। तो अगर हमारे पास सभी नॉर्मल कंडीशन हमारे पास नॉर्मल हो, यानी कि कोई फ्लड नहीं आया है, अर्थक्वेक उस एरिया में ना आया हो, तो हमेशा ऐसा ही होगा। जो हमें फॉसिल फ्यूल डीप डाउन मिलेगा वो कंपैरेटिवली ओल्डर होगा एज़ कम्पेयर टू जो ऊपर की लेयर से मिलेगा। ठीक है। देन हमारे पास बी पार्ट में आ जाता है कल्चरल एवोल्यूशन। कल्चरल एवोल्यूशन में आपने देखा होगा कि जो हमारा प्री हिस्टोरिक कल्चर है उसको डिफरेंट ये आपने हिस्ट्री में या थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हमारा जो प्री हिस्टोरिक कल्चर है उसको 6 एजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, कॉपर ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। इन सभी क्लासिफिकेशंस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है कि किस समय इनका टाइम जोन पढ़ना है कि किस टाइम जोन के बीच में कौन सी क्लासिफिकेशन थी, क्लाइमेट उस समय कैसा था, ह्यूमन टूल्स इन सभी क्लासिफिकेशंस के टाइम पे कैसे थे, साइट्स हम लोगों को याद रखनी है कि कौन कौन सी हैं। देन किस तरीके का ह्यूमन जो है इस एज में होमोसेपियन था या होमो इरेक्टस था या निएंडरथल्स थे या ऑस्ट्रेलोपैथिकस थे, कौन सी जनरेशन किस समय थी, किस तरह का कल्चर इन सभी क्लासिफिकेशंस में था। तो ये सब चीज़ें हमारी 1.8 में आ जाएंगी। देन हम चलते हैं 2.1 की तरफ, नेचर ऑफ कल्चर। कल्चर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कल्चर एक्चुअली है क्या। कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, किस तरीके की हमारे ह्यूमंस की नॉलेज, फैक्ट्स, कस्टम्स, मोड्स, लैंग्वेज, हमारे एक्शंस, ये सब चीज़ें हमारा कल्चर पार्ट में आ जाती हैं। और कल्चर का ही एक अपेक्स फॉर्म पे जब वो एक अपेक्स फॉर्म अपनी जनरेट कर लेता है तो उसको बोलते हैं हम सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कल्चर का और सिविलाइजेशन का। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास एथनोसेंट्रिज्म। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने कल्चर को कंपेयर करते हैं दूसरे कल्चर्स के साथ या दूसरे कल्चर्स को स्टडी करते हैं अपने कल्चर की बिलीव्स के साथ। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसे कि हम बीफ ईटिंग की बात करते हैं तो हिंदू कल्चर में अगर हम बात करते हैं तो दैट इज़ अ क्राइम, है ना, कि हम बोलते हैं कि अगर हमने बीफ खा लिया तो वो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर हम यूरोपियन साइड चले जाते हैं तो वहाँ पर दैट इज़ वेरी कॉमन। तो अगर हम वहाँ जाके उनको बुरा बोलते हैं और बोलते हैं कि नहीं यूरोपियंस जो हैं वो गलत हैं, वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो इस अप्रोच को हम बोलेंगे एथनोसेंट्रिज्म। बट एट द सेम टाइम अगर हम ये चीज़ बोलते हैं कि ठीक है हमारा हिंदू कल्चर जो है वो ऐसा कहता है, बट एट द सेम टाइम उनके कल्चर की कुछ और प्रेफरेंसेस हैं, उनके कल्चर का कुछ और बिलीफ है, तो इस तरह की अप्रोच की अपने कल्चर को छोड़ के किसी और कल्चर को स्टडी करना एज़ पर देयर नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, इस अप्रोच को बोलते हैं कल्चर रिलेटिविज्म। ओके, एथनोसेंट्रिज्म में अपने कल्चर को सुप्रीम माना जाता है और कल्चर रिलेटिविज्म में हम अपने जो प्री कंसीव नोशन था उनको छोड़ के विदाउट एनी बायस जो है हम दूसरे कल्चर को स्टडी करते हैं। देन बात करते हैं हम सेकंड 2.2 पे, नेचर ऑफ सोसाइटी।
सोसाइटी हमें पता है कि क्या होती है, उसमें क्या क्या सोशल इंस्टीट्यूशंस है, लाइक मैरिज है, फैमिली है, किस तरीके से सोशल ग्रुप्स बनाते हैं, किस तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन है डिफरेंट डिफरेंट। अगर हम एक एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें भी आप देखेंगे स्ट्रेटिफिकेशन है। अगर हम उसकी मैनेजमेंट की भी बात करें तो टीचर्स हैं, टीचर्स के ऊपर एक एडमिन है, एडमिन के ऊपर एक प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एक डिफरेंट स्ट्रेटिफिकेशन हम लोग स्टडी करेंगे। देन 2.3 में हम मैरिज की डेफिनेशन, क्या मैरिज की डेफिनेशन यूनिवर्सल है कि नहीं है, ये यूनिवर्सल डेफिनेशन हम अभी तक पा पाए हैं कि नहीं पा पाए हैं। देन लॉज ऑफ मैरिज, कुछ आपने देखा होगा कि कुछ ग्रुप्स के अंदर हम लोग मैरिज ही करते हैं, है ना। जैसे अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं और स्पेसिफिकली हिंदू कल्चर की बात करते हैं तो हम विद इन कास्ट जो है हम मैरिज करते हैं। इस तरह की मैरिजेस को एंडोगैमी बोलते हैं। एक्सोगैमी हो गया, हम गोत्र की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि हम सबका हिंदू कल्चर में स्पेसिफिकली गोत्र रहता है जिसकी हम बाहर शादी करते हैं। तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बाहर शादी करने को एक्सोगैमी कहते हैं। देन हमारे पास इंसेस्ट है, वो भी है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ मैरिजेज या सेक्स रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना मना है, वो सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ मैरिजेज की बात करेंगे कि मोनोगैमी, सिंगल मैरिज, सिंगल पार्टनर रहेगा आपका। देन पॉलीगैमी में मल्टीपल पार्टनर्स रहेंगे, पॉलीएंड्री में मल्टीपल मेल पार्टनर्स रहेंगे। ग्रुप मैरिजेज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मैरिज का क्या क्या फंक्शंस हैं, इकोनॉमिक फ़ंक्शन किस तरीके से है, इमोशनल फ़ंक्शन किस तरीके से है, बाकी सभी एस्पेक्ट्स भी हम लोग मैरिज के डिस्कस करेंगे। मैरिज की रेगुलेशन की हम बात करेंगे कि किस तरीके की मैरिज को प्रेफरेंस दी गई है कि हाँ आप इस तरीके इन सभी रिलेशनशिप्स में आप लोग प्रेफरेंशली यू कैन मैरी। देन प्रिस्क्रिप्टिव है कि किस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है, प्रोस्क्रिप्टिव में मना किया गया है कि हाँ इस सभी रिलेशनशिप में शादी नहीं करनी है। देन आपने ये चीज़ भी देखी है कि मैरिज पेमेंट, ब्राइड वेल्थ है या डॉवरी। हम लोगों ने पढ़ा है कि कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर डॉवरी दी जाती है इन एक्सचेंज ऑफ वुमेन, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी भी हैं जहाँ पर वुमेन अगर किसी घर में जा रही है तो उनको दे हैव टू पे सम प्राइस टू दी फैमिली ऑफ वुमेन। देन हम अगले नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं 2.4 फैमिली। फैमिली में हमारे पास यहाँ पर भी सेम चीज़ वही आ जाएगी, डेफिनेशन और यूनिवर्सलिटी ऑफ फैमिली की। देन डोमेस्टिक ग्रुप्स की बात करेंगे हम, फंक्शन ऑफ फैमिली की बात करेंगे और इसमें इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और फेमिनिस्ट मूवमेंट हम फैमिली में डिस्कस करेंगे। देन किनशिप होता है हमारा रिश्ते, ठीक है, रिलेटिव रिश्ते। तो दो तरह से हम देखते हैं हमारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं। एक बाय वर्चू ऑफ योर बर्थ, जिस फैमिली में हम बर्थ लगते हैं उनके साथ हमारा रिलेशनशिप बनता है। बट एट द सेम टाइम कुछ रिलेशंस ऐसे भी होते हैं जो कि हम आफ्टर मैरिज हमारे जो है वो एस्टेब्लिश होते हैं। तो वो सब दोनों रिलेशनशिप्स हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। देन डिसेंट पढ़ेंगे, ये लीनिएज, क्लैन, किस तरीके से लीनिएज से एक क्लैन बनता है, क्लैन से एक फ्रेटरी बनती है, मॉइटी बनती है। ये बाकी सब चीज़ें हम लोग इन्हीं चैप्टर्स में पढ़ेंगे। देन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और इसमें हम स्कोप और रिलेवेंस स्टडी करेंगे इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी की। फॉर्मलिस्टिक और सब्सटेंसिविस्ट डिबेट, इसमें मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा बता देता हूँ कि फॉर्मलिस्टिक में ये बिलीव के ये माना गया है कि जो हमारे इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं वही स्टडी कर सकते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस किसकी, हमारे पुराने प्राइमेट्स की। बट सब्सटेंसिविस्ट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उस समय अगर हम पुराने कल्चर्स की बात करें तो उस समय इकोनॉमी बहुत ही क्या थी, सिंपल थी। तो इसलिए कोई भी स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिस्ट का होना ज़रूरी नहीं है स्टडी करने के लिए। एक जनरल ओवरव्यू से भी इसको स्टडी किया जा सकता है। देन हमने बार्टर सिस्टम वगैरह पढ़ा है, वो सब चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। किस तरीके से ह्यूमन जो है वो ह्यूमन इकॉनमी जो थी उसका डेवलपमेंट हुआ है कि कम्युनिटीज़ के बीच में पहले बार्टर सिस्टम था। हंटिंग एंड गैदरिंग से किस तरीके की इकॉनमी हुई, फ़िशिंग से क्या इफ़ेक्ट पड़ा, पेस्टोरलिज्म जब आ गया, जिस तरीके से हम पशु चराते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ा, एग्रीकल्चर जब डेवलप होना शुरू हो गया तो उससे क्या किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई हैं, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है। देन हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल, इसमें हम देखते हैं कि पहले बैंड के बारे में बता देता हूँ। बैंड क्या होता है कि 4 से 5 से कोई 20-25 जन का कोई ग्रुप है, जब वो स्पेसिफिकली अलग से रहता है आपस में, उसको हम बोलते हैं बैंड। और किस तरह बहुत से बैंड मिलके एक ट्राइब बनता है और ट्राइब से एक चीफडम बनता है, चीफडम से किंगडम और इस तरीके से एक बड़ी स्टेट बनती है। इन सभी ग्रुप्स के बीच में किस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन है,
कौन इसमें डिसीजंस लेता है, किसकी अथॉरिटी है, किस तरीके से सोशल कंट्रोल या जस्टिस किस तरीके से डिलीवर किया जाता है सिंपल सोसाइटीज़ में, हम उन सभी एस्पेक्ट्स को पढ़ते हैं। 5th चैप्टर हम रिलीजन की बात करते हैं कि किस तरीके से रिलीजन का एवोल्यूशन हुआ, कि साइकोलॉजिकल नीड थी ह्यूमन की या फंक्शनल नीड थी ह्यूमन की, जिसकी वजह से जिसकी वजह से रिलीजन का एवोल्यूशन हुआ। डिफरेंट टाइप के रिलीजन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। मोनोथिज्म में हमारा सिंगल गॉड में बिलीव है, पॉलीथिज्म में हमारा मल्टीपल गॉड्स में बिलीव है। किस तरीके से कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको अच्छा माना गया है, जिसको हम सेक्रेड बोलते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं प्रोफेन, जिनको बोला गया है कि हाँ मना की गई हैं हमारे हमारे क्या किसी भी रिलीजन में, डिफरेंट रिलीजन्स में। रिचुअल्स क्या है डिफरेंट रिलीजन्स के, मिथ्स क्या है। देन हम लोग पढ़ते हैं इसमें एनिमिज़म के बारे में। एनिमिज़म में हम देखते हैं कि ये बिलीव किया जाता है कि सोल जो है उसमें पावर है, वो हमारी विशेज़ या हमारी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में हमारी हेल्प करता है। देन एनिमेटिज़म में एक ऐसा रिलीजन आ जाता है जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में बिलीव किया जाता है। देन फेटिसिज्म में हम देखते हैं कि सर्टन ऑब्जेक्ट्स जो है वो पोजेस करते हैं पावर को। नेचरिज्म में नेचर की वर्शिप को किया जाता है। टोटमिज़म में कुछ सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको एंसेस्टर माना जाता है। तो इस तरीके हम डिफरेंट रिलीजन्स जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे, उनको बारे में स्टडी करेंगे। मैजिक के साथ मैजिक को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साइंस और मैजिक में क्या